आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे नए राष्ट्रों में एक साथ गिना जाता है, जहां कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और जहां आज हर दिन प्रोटेस्ट, रेस्ट्रिक्शन और पॉलिटिक्स का रंग छाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं ईरान की, एक देश जिसे हम पहले पर्शिया के नाम से जानते थे। एक ऐसा मुल्क जहां साइरस द ग्रेट जैसे एम्परर्स हुए, अयतुल्ला खमैनी जैसे रिवॉल्यूशनरीज आए और जहां आज भी हर एक नौजवान एक चिंगारी की तरह भड़क रहा है। तो चलिए चलते हैं ईरान के इस रोमांचक सफर में, जहां ताकत, धर्म, राजनीति और जनता के बीच की लड़ाई हर मोड़ पर नए रूप में सामने आई। ईरान का इतिहास 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। 550 BC में साइरस द ग्रेट ने अकेमेनिड एम्पायर की स्थापना की। यह साम्राज्य एक एग्जाम्पल था इंसानियत, टॉलरेंस और ऑर्गेनाइजेशन का। साइरस ने जीते हुए लोगों से उनका धर्म और संस्कृति छीना नहीं, इसीलिए उसे लिबरेटर एम्परर भी कहा गया। खासकर उन्होंने ज्यूस को लिबरेट किया। उन्होंने साइरस सिलेंडर लिखवाया, जिसे आज भी दुनिया का फर्स्ट ह्यूमन राइट्स चार्टर माना जाता है। उसके बाद डेरियस द ग्रेट ने एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, पोस्टल सिस्टम्स, रोड्स और एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम लाया। उनकी कैपिटल परसेपोलिस हुई, जो एक आर्किटेक्चरली रिच शहर थी जिसे ग्रीक हिस्टोरियंस आज भी एडमायर करते हैं। जब रोम भी नहीं बना था, तब पर्शिया दुनिया का सुपर पावर बन चुका था। लेकिन हर साम्राज्य की तरह पर्शिया भी आक्रमणों का शिकार बना। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 330 BC में पर्शिया पर कब्जा किया। परसेपोलिस को जला दिया गया। ये वो समय था जब पर्शिया और ग्रीक सिविलाइजेशंस का पहला कांटेक्ट हुआ और इसका असर ईरानियन कल्चर पर पड़ा। फिर 7th सेंचुरी में आए अरब्स, जिन्होंने इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया। ईरान ने इस्लाम तो अपनाया, लेकिन सुन्नी इस्लाम के बजाय शिया इस्लाम को चुना, जिसका ईरान आज भी एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव है। फिर 13th सेंचुरी में आए मंगोल्स। हुलागु खान ने तबाही मचा दी। बगदाद, जो एक एजुकेशनल सेंटर हुआ करता था, उसे पूरी तरह जला दिया गया। लाइब्रेरीज, सिटीज और एंशिएंट नॉलेज, सब कुछ जला दिया गया। एक समय था जब पर्शिया दुनिया की मशाल था। फिर ऐसा भी वक्त आया जब अंधकार उस पर छाता गया। 15th सेंचुरी के एंड में ईरान फिर से एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनने लगा, सफाविद एम्पायर के अंडर। ये डायनेस्टी ने शिया इस्लाम को ईरान का ऑफिशियल रिलीजन बनाया, जो एक बोल्ड पॉलिटिकल और रिलीजियस डिसीजन था। शाह अब्बास I, जो कि सबसे प्रमुख शासक हुए, उन्होंने कैपिटल इस्फहान को दुनिया की सबसे खूबसूरत शहरों में बदल दिया। वो एरा आर्किटेक्चर, फिलॉसफी, ट्रेड और आर्ट का एक गोल्डन फेज था। 18th सेंचुरी के बाद ईरान कजर डायनेस्टी के अंडर आया, पर इसी दौरान ब्रिटिश और रशियन एम्पायर्स ने ईरान को अपने जियो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड का पॉन बना लिया। 1906 के कॉन्स्टिट्यूशन ने ईरान के शाह को एक सेमी एब्सोल्यूट पावर प्रोवाइड की। 1907 में ब्रिटेन और रशिया ने एंग्लो रशियन पैक्ट साइन किया और नॉर्दर्न ईरान को रशिया के इन्फ्लुएंस में, जबकि सदर्न ईरान को ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में ले आया गया। जबकि जो सेंट्रल ईरान था, वो दोनों राइवल्स के लिए ओपन था। ऑयल के रिजर्व्स और सिल्क रोड के रूट्स ने ईरान को जियोपॉलिटिक्स का हॉटबेड बना दिया। ब्रिटिश
और रशियंस ने ईरान में मिलिट्री और कॉमर्शियल इंटरफेरेंस शुरू किया, जिससे एक तरह से इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन हो गया। लोग इस लूट से नाराज़ हुए और पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ने लगा। ये दौर था ईरान की आइडेंटिटी का क्राइसिस, जिसमें वो ना तो पूरी तरह आज़ाद था, ना ही पूरी तरह गुलाम। 1925 में रेज़ा खान ने खुद को शाह घोषित किया और पहलवी डायनेस्टी शुरू हुई। उनका विजन था एक मॉडर्न वेस्टर्नाइज्ड ईरान का, और उसके लिए उन्होंने सब कुछ बदल दिया, जैसे हिजाब पे रेस्ट्रिक्शंस, मदरसा को सेक्युलर स्कूल बनाना, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना और वेस्टर्न ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस करना। उसके बाद उनके बेटे आए, मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी। उन्होंने वाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, जिसमें लैंड रिफॉर्म, वुमेन एजुकेशन और इकोनॉमिक ओवरहॉल हुआ। पर ऐसा नहीं था कि उनके राज में सब कुछ सही था। उनके डिसीजन ज़्यादातर प्रो यूएस हुआ करते थे। वो एक तरह से वेस्टर्न पपेट या यूएस पपेट की तरह रोल करने लगे। उन्हीं के दौर में 1945 में यूएसएसआर ने नॉर्दर्न ईरान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। 1955 में शाह ने बगदाद पैक्ट साइन किया, जो कि एक मिलिट्री अलायंस था ईरान, इराक, टर्की, पाकिस्तान और यूके का। हालांकि यूएस ने सभी नेशन से इंडिविजुअल अग्रीमेंट तो साइन किए, लेकिन फॉर्मली उसे ज्वाइन नहीं किया। शाह को यूएस की इकोनॉमिक और मिलिट्री एड का हेल्प मिला ताकि वो नॉर्दर्न ईरान में कम्युनिज्म को कंटेन कर सके। बदले में शाह ने यूएस की ऑयल कंपनीज को कंसेशन दिया, पर शाह पहलवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनका अथॉरिटेरियन नेचर। लोगों की कोई सुनवाई नहीं थी और एक सीक्रेट पुलिस, जिसे सावक बोला गया, वो हर डिसेंट को क्रश करती थी। ये डिस्कनेक्ट शाह और जनता के बीच बढ़ता चला गया। उन्होंने ईरान को मॉडर्न तो बनाया, लेकिन डेमोक्रेसी को वो भूल गए। ईरान के नेशनलिस्ट फॉरेन इंटरफेरेंस के खिलाफ में थे और धीरे धीरे उनकी तादाद भी बढ़ रही थी। 1951 में ईरान के पार्लियामेंट, जिसे मजलिस भी बोला जाता है, उन्होंने मोहम्मद मुसद्देक को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट किया। उसी साल पीएम मुसद्देक के अंडर मजलिस ने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का नेशनलाइजेशन स्टार्ट किया, एक ब्रिटिश कंट्रोल इकोनॉमी, जिससे लगता था कि ज़्यादातर प्रॉफिट ब्रिटेन ही ले जाता है। फिर 1951 से 1953 में पीएम मुसद्देक ने शाह का सेमी एब्सोल्यूट पावर भी काफ़ी रिड्यूस किया और ईरान को फुल डेमोक्रेसी की तरफ ले गए। ऑयल के नेशनलाइजेशन के बाद सिलसिला शुरू होता है ईरान पे सैंक्शंस का। फिर दौर आता है 1953 के कूप का। अब तख्ता पलट हो और यूएस के CIA का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम मुसद्देक को रिज़ाइन करने पर मजबूर कर दिया गया और इसके बाद एक मिलिट्री गवर्नमेंट फॉर्म होती है और शाह एक एब्सोल्यूट मोनार्क की तरह रूल करने लगे। उसके बाद 1954 में ईरान और ब्रिटेन में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसमें एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी में ब्रिटिश पेट्रोलियम का सिर्फ 40% शेयर ही होगा और ईरान 50% प्रॉफिट अपने पास रखेगा। ये दौर था इस्लामिक रिवॉल्यूशन का। 1978 से 1979 में ईरान उबल रहा था। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वर्कर्स, बाजारीज सब शाह के खिलाफ सड़क पर आ गए। प्रोटेस्ट के बीच उभरी एक पावरफुल वॉइस, अयतुल्लाह रुहुल्लाह खमेनी की, जो एग्जाइल में फ्रांस में थे। उन्होंने रिलीजन और रिवॉल्यूशन को एक साथ जोड़ा।
कुरान और आज़ादी एक साथ बोलने लगे। 1979 में शाह देश छोड़कर भाग गया और 1 फरवरी 1979 को खमेनी वापस आए और एक नए एरा का जन्म हुआ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का। इस सिस्टम में इलेक्शंस तो होते थे, लेकिन सुप्रीम पावर उनके सुप्रीम लीडर के पास ही होती थी। खमेनी ने खुद को अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया और ईरान ऑफिशियली एक थियोक्रेटिक स्टेट बन गया। एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसमें लोगों ने डेमोक्रेसी मांगी और थियोक्रेसी मिल गई। ईरान अपने रिवॉल्यूशन के जख्म से उभर ही रहा था कि उसे एक और जंग में घुसना पड़ा। ये था ईरान इराक वॉर। उस समय इराक पर राज था सद्दाम हुसैन का। उसने सोचा ईरान रिवॉल्यूशन के बाद वीक होगा और 1980 में इराक ने ईरान पर अटैक कर दिया। रीजंस काफ़ी थे, पर एक मोटे मोटे तौर पे ये एक जियोपॉलिटिकल इशू और आइडियोलॉजिकल क्लैश था। ये जंग शुरू हुई और 8 साल तक चली। लाखों लोग मरे, केमिकल वेपन्स यूज हुए, पूरा एक जनरेशन ट्रॉमा में चला गया। ईरान ने कुछ खोया नहीं, ना ही कुछ पाया, लेकिन रेजिस्टेंस की एक लेगेसी ज़रूर बनी। 1979 में ईरान हॉस्टेज क्राइसिस हुआ। ये एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस था ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। ये ट्रिगर हुआ था ईरानियन मिलिटेंट्स द्वारा जब उन्होंने तेहरान में यूएस एम्बेसी को सीज कर दिया। 444 दिन तक 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स और सिटीजन को हॉस्टेज बनाया गया। इस क्राइसिस के बाद यूएस ने ईरान से रिश्ता तोड़ दिया। फिर आई सैंक्शंस की बारिश। ऑयल, फाइनेंस, ट्रेड, सब पर रेस्ट्रिक्शंस स्टार्ट हुए। कुछ टाइम बाद ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, जिस पर दुनिया ने शक किया कि कहीं ईरान फुल न्यूक्लियर स्टेट की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। 2015 में यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ईरान के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया, जिसे ईरान का न्यूक्लियर डील माना गया। इस डील में यूएस के साथ साथ चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल थे। इस डील से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बना सकता था, लेकिन सिर्फ पीसफुल मीन्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। पर 2018 में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से एग्जिट ले लिया। ईरान फिर से आइसोलेशन में चला गया और उस पर सैंक्शंस लग गए। अब बात करते हैं आज के ईरान के सिस्टम की। आज का ईरान का सिस्टम दुनिया में सबसे यूनिक है। प्रेसिडेंट तो इलेक्ट होते हैं और उनके पास पार्लियामेंट यानी कि मजलिस भी है, पर फिर भी फाइनल डिसीजन सारा उनके सुप्रीम लीडर के हाथ में ही होता है। अभी के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह अली खमेनी, जो कि 1989 से उस पोस्ट पर बने हुए हैं। इसके पहले वहाँ के सुप्रीम लीडर हुआ करते थे अयतुल्लाह रुहुल्लाह खमेनी। जुडिशरी, प्रेस, मिलिट्री सब इनडायरेक्टली इन्हीं के अंडर आती है। इंटरनेट हेविली मॉनिटर्ड होता है और डिसेंट को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है। आइए अब देखते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के पास क्या क्या पावर्स हैं। सबसे पहला वहाँ की मिलिट्री और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ऊपर कंट्रोल। दूसरा, जुडिशरी के सीनियर जजेस का अपॉइंटमेंट भी उन्हीं के हाथों में होता है। तीसरा, स्टेट टीवी और रेडियो के चेयरमैन का चुनाव भी वही करते हैं। चौथा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के कैंडिडेट को अप्रूव और डिस्क्वालीफाई करने का भी उन्हीं के पास अधिकार है। पांचवा, फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर नेगोशिएशन और वॉर और पीस डिसीजंस में लास्ट वर्ड उन्हीं का ही होता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी सुप्रीम लीडर का डिसीजन होता है। अब देखते हैं वहाँ की स्पेशल मिलिट्री IRGC, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी कहा जाता है।
ये सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स नहीं बल्कि ईरान के इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी में भी काफ़ी एक्टिव है। IRGC के लीडर्स जैसे कासिम सोलेमानी फॉरेन प्रॉक्सी वॉर्स में भी इन्वॉल्व थे, जैसे सीरिया, इराक, यमन और लेबनान में। उनको 2020 में US के ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था। मीडिया और इंटरनेट पे वहाँ पे इतना कंट्रोल है कि वहाँ के सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब ब्लॉक्ड हैं। लोग उन्हें VPN से एक्सेस करते हैं। ईरान के ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सबसे लेटेस्ट केस है महसा अमीनी का केस। 2022 में एक 22 साल की लड़की को मोरालिटी पुलिस ने पीट कर मार डाला था। उसका क्राइम क्या था? उन्होंने बस हिजाब ठीक से नहीं पहना था। वहाँ की मोरालिटी पुलिस उधर के मोरल कोड्स को देखती है। इस मौत ने पूरे ईरान को हिला दिया। सारे जगह वुमेन लेड प्रोटेस्ट शुरू हुए और स्लोगन्स आई, जान, जिंदगी, आज़ादी, जिसका मतलब होता है वुमेन, लाइफ और फ्रीडम। प्रोटेस्ट को ब्रूटली क्रश कर दिया गया, लेकिन एक चीज़ बदल गई, जनता की सोच। आज भी ईरान में लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ईरान सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए भी एक क्रूशियल प्लेयर है। यहाँ के ऑयल रिजर्व्स, यहाँ की गैस रिजर्व्स और इसका जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसको एक इम्पॉर्टेंट मुल्क बनाता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाज़ा में हमास, इराक में शिया मिलिशियाज और यमन में हौतीज़, ये सब ईरान बैक्ड हैं। और ये मिलिटेंट ग्रुप्स सऊदी अरेबिया और इजराइल के खिलाफ एक पावर ब्लॉक बनाते हैं, जिसने मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से वोलेटाइल बना कर रखा है। इतना कुछ जानने के बाद हमको एक क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी कि ईरान का कल कैसा होगा। ईरान एक पैराडॉक्स है, जहां एंशिएंट और मॉडर्न, फ्रीडम और कंट्रोल, प्रोटेस्ट और रिप्रेशन एक साथ जीवित है। एक देश जिसका इतिहास दुनिया का इंस्पिरेशन भी है और शायद वार्निंग भी। क्या ईरान एक दिन ट्रू डेमोक्रेसी बनेगा या फिर ये क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी हमेशा जारी रहेगा? ये सवाल आज के लिए नहीं, कल के लिए भी रिलेवेंट है।